यह बुक 2020 में लॉन्च हुई थी और एक ग्लोबल हिट बन चुकी है आज के दिन तक, जिसकी 3 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। तो ऐसा क्या है इस बुक ने जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने में मदद की है? साइकोलॉजी ऑफ मनी, पर्सनल फाइनेंस के बारे में मेरी फेवरेट बुक है। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी which remains one of my favorite books. Today we're talking about 12 lessons about money that I learned from this fantastic book by Morgan Housel called The Psychology of Money. वही मैं आपको आने वाले 7 मिनट्स में 7 लेसन के रूप में बताने वाला हूँ और आपको वार्न कर दूं कि 5th वाला जो लेसन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यह बुक में से पहला लेसन है कि एवरीवन इज डिफरेंट एंड नो वन इज क्रेजी। आपको यह समझना है कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से लिए जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारा पर्सनल आप सबका, कि हमारे मॉम डैड के टाइम में जो 80s 70s में पैदा हुए थे, उनके टाइम पे स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा बूम नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती थी क्योंकि गवर्नमेंट का राज था, लाइसेंस राज था, तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता था, रियल स्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता था। हमारी जनरेशन आई जो 2000 में 90s में पैदा हुई है, उनके लिए एक ग्रोइंग इकोनॉमी आई, उनके लिए लिबरलाइजेशन आया, जहां बहुत सारी बाहर की कंपनीज आ रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाने लग गए। उनके टाइम पे स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके बूम करने लग गया, तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन गया। क्रिप्टो आया, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बनने लग गया, फ्रीलांसिंग करियर बनने लग गया, इंटरनेट एक करियर बनने लग गया बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे और भी कितने सारे लोगों के लिए। क्योंकि हमारे जो डिसीजन थे फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के या फिर हमारे करियर के, वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते कि हमने देखा कि वो लोग इंटरनेट से इतना पैसा कमा रहे, स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा रहे, तो हम वो फील्ड में जाएंगे। तो कोई भी डिसीजन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल बेसिस पे आम लोगों के लिए नहीं होता, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से होता है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि आप क्या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। ये बुक में से सेकंड लेसन जो मुझे बहुत पसंद है वो है कंपाउंडिंग इज किंग। हम सबको लगता है कि वॉरेन बफेट द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है, जो सही सी बात है। और आपको मैं बता दूं कि 51 जब उनकी एज हुई ना, वो एज के बाद से उनकी 90% से भी ज्यादा वेल्थ बनी है। 84 बिलियन में से 81 बिलियन उनके 51 बर्थडे के बाद है। और आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 की एज से चालू कर दी थी, तो इतने लंबे समय का उनको कंपाउंडेड रिटर्न मिला। वहीं एक दूसरे पर्सन है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है, वो है 66% के, जिनका नाम है जिम साइमन। नेटवर्थ कुछ 5 या 6 बिलियन के करीब है। लेकिन अगर उन्होंने वॉरेन बफेट जो टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने टाइम से इन्वेस्ट किया रहता था, तो आज उनकी नेटवर्थ क्वांटिलियंस में होती थी, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम कंपाउंडिंग को दिया रहता था। तो आपको समझना है कि आप अगर यंग एज में हो तो आप अभी से इन्वेस्ट करना चालू कर दो ये बुक के हिसाब से, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन आपको 12-15% के रिटर्न भी लंबे समय के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा एक्यूमुलेट करके देंगे। थर्ड लेसन ये बुक से नेगेटिविटी विद मनी। ऑथर कहते हैं ये बुक के अंदर कि कुछ भी दुनिया के अंदर बुरा होता है ना, हम मनी को कोसने लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर 20% का डिक्लाइन आता है कल के दिन, तो सबका ध्यान उधर चले जाएगा, सब पागल से हो जाएंगे, गवर्नमेंट को स्टेप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं। वहीं पिछले 10 सालों के अंदर स्टॉक मार्केट ने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि लोग क्विक मनी में विश्वास रखते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर नहीं विश्वास रखते हैं। तो मॉर्गन हाउसल अपनी बुक के अंदर कहते हैं कि आप मार्केट को टाइम करने मत जाओ। आप ये मत समझो कि अभी डिप हुआ है, अभी ऊपर जाएगा, अभी डिप हुआ है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऊपर जाएगा तो शॉर्ट सेल कर दूंगा। नहीं, आप फोकस करो लॉन्ग टर्म के अंदर आप कैसे ग्रोथ पा सकते हो। 100, 140, 150, कभी कभी 200% की भी पा सकते हो 10 से 20 सालों के टाइम फ्रेम के अंदर। फोर्थ लेसन है लक एंड रिस्क वर्क हैंड इन हैंड। इसके अंदर ऑथर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देते हैं बिल गेट्स का। बिल गेट्स यूएस के अंदर पैदा हुए, वहां लेक साइड स्कूल में जाने लग गए, और उनका 1 in a million चांस था कि वहां ये एक एडवांस कंप्यूटर था, जिस वजह से बिल गेट्स को बहुत ही यंग एज में कंप्यूटर्स का नॉलेज मिलने लगा। और वही 1 in a million चांस की वजह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट आने वाले समय के अंदर खड़ी कर दी। और वही लेक साइड स्कूल में ना एक लड़का था जो बिल गेट्स के इतना ही स्मार्ट था, टैलेंटेड था, और उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिली थी कि यंग एज में उसको कंप्यूटर की नॉलेज मिलने लग गई। उनका नाम था कैंट इवंस। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने हाई स्कूल में थे, वहाँ वो हाइकिंग करने गए थे, तो माउंटेन्स पे से गिर के उनकी मौत हो गई। और आपको बता दूं पूरे यूएस में से हाई स्कूल में से कोई लड़का हाइकिंग पे जाना, वहाँ से गिर के मौत होना, वो भी 1 in a million रिस्क होता है। तो आप समझ रहे हो कि बिल गेट्स को 1 in a million लक मिला, वहीं ये लड़के को 1 in a million रिस्क हो गया।
जिस वजह से दोनों के रास्ते बहुत अलग अलग हो गए। एक ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और एक वर्ल्ड का यंगेस्ट बिलियनर बन गया। तो कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारा कंट्रोल नहीं होता है और उस वजह से हमारा लॉस होता है। कभी कभी हमारे इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चले जाते हैं, तो उससे डरना नहीं है। फिफ्थ लेसन जिसने मेरी लाइफ चेंज करने में मदद की वो है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंट्रोल ऑन टाइम, नॉट विथ मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं बुक के अंदर कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से मीट किया ये बुक लिखने से पहले और उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग दुखी थे और बहुत सारे लोग खुश थे। जो लोग दुखी थे ना, उनका मेन प्रॉब्लम था कि वो पैसा तो बहुत कमा रहे थे, लेकिन वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे थे। उनका खुद के टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से वो दुखी थे। वहीं कुछ लोगों से ये मिले जो बहुत खुश थे, वो थोड़ा कम पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनका उनके टाइम पे कंट्रोल था। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वहीं इनसे थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग दुखी थे बिकॉज उनका उनके टाइम पे कंट्रोल नहीं था। तो मॉर्गन हाउसल बुक में कहते हैं कि अगर आप अपनी यंग एज में हो तो पैसा इन्वेस्ट करते जाओ और जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा आप अपने आप को फ्री कर पाओगे बिकॉज आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। 6th लेसन, टेल इवेंट्स। अब आप सबको मालूम है कि Amazon वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है और उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकाले जैसे AWS, प्राइम, किंडल एंड मेनी मोर। बट बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बकवास प्रोडक्ट भी निकाले, फायरफोन, ट्रैवल एजेंसी, pet.com एंड मेनी मोर। तो हमारा ध्यान जो है ना वो मोस्टली सक्सेस के ऊपर ही जाता है, फेलियर्स के ऊपर नहीं जाता। इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि वॉरेन बफेट ने अपने पूरे करियर में 500 से भी ज्यादा स्टॉक पिक किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 ने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिए, जिस वजह से आज के दिन उनकी इतनी बड़ी वेल्थ बनी है। चलो इसके लिए एक नॉर्मल हम लोगों का एग्जांपल लेते हैं कि यूट्यूबर्स जो रहते हैं वो 100 से भी ज्यादा वीडियोस क्रिएट करते हैं उनकी एक वायरल वीडियो से पहले, और जब उनकी एक वायरल वीडियो जाती है उसके बाद उनको धीरे धीरे करके रिकग्निशन मिलता है। और मॉर्गन हाउसल भी ये बुक के अंदर वही कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देने पड़ेंगे अपने काम के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, और उसके बाद जाके कुछ टेल इवेंट्स की वजह से आपको अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद लास्ट लेसन जो ये बुक से मैंने लिया है वो है बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच आर टू डिफरेंट थिंग। अब इसके लिए 2 सिनेरियो आपको बताता हूँ कि पहला है कि एक बंदा है जिसके पास लैविश बंगलो है, स्विमिंग पूल है, एक मस्त सी गाड़ी है और बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास घूमती है। वो अपनी लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे बता रहा है, लोगों को बोल रहा है ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ऐसी लाइफस्टाइल आपको दिखा रहा है। आप उसके तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो ये लाइफ के लिए जो पैसा है वो डेब्ट मींस उधार के थ्रू लेके आ रहा है। वही एक दूसरा पर्सन है जो इतनी लैविश लाइफस्टाइल नहीं जीता है, एक छोटा सा बंगलो है, छोटा सा घर है, एक छोटी सी कार है, आम से कपड़े पहनता है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, एकदम आम सा बंदा है, लेकिन उसके पास रियल एसेट है, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे रियल एस्टेट, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट, अलग अलग बिजनेसेस, बट वो एकदम सादगी में रहता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपने विजय माल्या को तो देखा ही होगा, वो कितनी लैविश लाइफस्टाइल जीता था। हम सबको बाद में पता चला कि वो लैविश लाइफस्टाइल लोन से आई थी और वो लोन चुकाए बिना ही दोस्त छोड़ के भाग गया। वही उनके अपोजिट मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट पहनते, एकदम आम से बंदे, आपके बाजू में से जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका ही कोई पड़ोसी जा रहा है, इतने आम से बंदे, लेकिन उन्होंने इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चालू किया, डीमार्ट। उनके पास वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो है, इतने सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। आज वो इंडिया के टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट में आते हैं, लेकिन आज भी वो एक आम से घर में, आम सी कार में घूमते हैं। तो वही मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर आपको रिच दिखना है तो आप उधार के थ्रू, लैविश चीज़ें के थ्रू दिख सकते हैं, लेकिन आपको रियल वेल्दी बनना है तो आपको जितना आप कमाते हो उससे कम खर्चा करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, एसेट बिल्ड करने पड़ेंगे, रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ओवर द टाइम आपको पेशेंस रहना पड़ेगा और उनको कंपाउंडिंग की तरफ से ग्रो होने देना पड़ेगा। थोड़े समय के बाद देखोगे कि आप भी वेल्थ बनाने की जर्नी पे बहुत आगे निकल गए हो बाकी 90% जनता से। तो विश करता हूँ आज की ये मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताओ इसका कौन सा लेसन आपका फेवरेट है, और मैंने ऐसा ही एक 5 मिनट समरी रिच डैड पुअर डैड की दी है, वो भी आप जरूर यहाँ क्लिक करके देख लेना।